नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम 18 दिसंबर को पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे और इससे पहले हमने 18 दिसंबर का एक और पेपर देखा था जो कि 9-10 का था और ये 6 to 8 जो हिंदी इंग्लिश का पेपर हुआ था और काफ़ी अच्छे प्रश्न आए थे जो अभी तक इस लेवल के प्रश्न नहीं देखे गए थे। तो आइए इन प्रश्नों को भी विश्लेषण समझते हैं, जिससे हमें परीक्षा में कई सारे प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। आते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी वहाबी को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है मौलवी मोहम्मद हुसैन भी है और साथ में मौलवी अहमदुल्ला भी है और एम बैजुल हक, ये तीनों लोग भी हैं। और ऐसे प्रश्नों का जो स्रोत होता है वो मैं किसी दिन जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि ये प्रश्न आखिर में पूछे कहाँ गए हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और बिहार स्पेशल की कक्षाएं आपके लिए स्टार्ट कर दी गई, वहाँ पे इन प्रश्नों को यहाँ पे इन टॉपिक्स को रखा भी जाएगा, तो आप जो है फॉलो भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आज पहली कक्षा हुई है बिहार स्पेशल की और साथ में जो करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चल रही हैं। और फिर आते हैं, अगला है पटना में 1857 की विद्रोह की अगुवाई किसने की? तो जब पटना में बात की जाएगी 1857 के विद्रोह की तो मौलवी पीर अली खान एक पुस्तक विक्रेता थे और इन्होंने जो है पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की थी। बाकी इसके अलावा आपका आरा आए, दानापुर आए, जगदीशपुर आए, है ना, तो वहाँ पे जो है हो जाएंगे आपके जो है राजा कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है फजल अली, जस्टिस फजल अली थे और इन्हीं के नाम पे जो है फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। तो अगर फजल अली कमीशन भी आए तो जो है यही आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा 1953 में इसको बनाया गया था और 1955 सितंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा फजल अली के अलावा इसमें जो है 2 मेंबर और थे। कौन कौन? तो के एम पडिक्कर और साथ में जो है एच एन कुंजरू। तो ध्यान रखिएगा 3 सदस्यीय जो है कमीशन था ये। सर फजल अली इसके अध्यक्ष थे और के एम पणिकर और साथ में एच एन कुंजरू भी अन्य सदस्य थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो यहाँ प्रश्न रिपीट भी हुआ, आप लोग जानते भी हैं कि यह आंसर है बांकीपुर। और जो है और यहाँ पे जो कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था पहला अधिवेशन बिहार में। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आर एन मुधोलकर। ये ध्यान रखिएगा आप, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा जो दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था वो हुआ था 1922 में, गया अधिवेशन, जिससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, जिसको कई बार हम देख चुके हैं। फिर अगला प्रश्न, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, फिर पीआरटी में भी प्रश्न पूछा गया, बस थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया जाता है। तो आंसर है आपका 1908। और अगर हम पूरी डेट देखें तो 30 अप्रैल 1908 को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। और इसको किसने अंजाम दिया था? तो खुदीराम बोस और साथ में जो है प्रफुल्ल चाकी। और दोनों लोग जो है प्रफुल्ल चाकी ने जो है सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था पकड़े जाने के डर से। और खुदीराम बोस जो है पकड़े गए थे और खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले शहीद भी बने थे। तो ध्यान रखिएगा खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। और इनके टारगेट पे कौन था? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके टारगेट पे थे चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे डगलस किंगफोर्ड। तो डगलस किंगफोर्ड को ये मारना चाहते थे। और ये कौन थे? तो मुजफ्फरपुर में जो है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे ये कलकत्ता के, और उस समय मुजफ्फरपुर में आए हुए थे और यही इनके टारगेट थे। लेकिन गलती से जो है 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे। तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया? तो इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले भी रिपीट होते हुए देखे हैं, तो आप आंसर भी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको जो है नमक सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था, नमक सत्याग्रह से। और नमक सत्याग्रह की जगह पे जो है चौकीदारी कर न चुकाने का जो है निर्णय लिया गया था बिहार में। और बिहार के जो चौकीदार कर चुकाने से मना किया गया था कहाँ पे बिहार में? तो अगर हम बात करें तो मुख्यतः भागलपुर में। और भागलपुर में जो है महादेवलाल सराफ ने इसका नेतृत्व किया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो महादेवलाल सराफ ने इसका नेतृत्व किया था। और इसके अलावा बात करें तो जो है मुंगेर और सारण में भी जो है चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया गया था, आंदोलन चला था। तो मुंगेर और सारण, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा प्रश्न ये भी पूछा गया कि चंपारण में किसने अगुवाई की थी नमक सत्याग्रह की? तो इसको किया था बिपिन बिहारी वर्मा ने।
बिपिन बिहारी वर्मन है। बाकी जो है इसके अलावा हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है इससे रिलेटेड, और ऐसे प्रश्न आपको जो है हम स्रोत सहित आपको लाएंगे, ठीक है। और ये जो है एक सरकारी साइट है, गवर्नमेंट साइट, और वहाँ से जो है ये प्रश्न लिए जाते हैं जो बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का भी हम लेके आएंगे। बाकी हम आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करा ही रहे हैं, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर आगे है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है हसन इमाम। और अहरार आंदोलन के बारे में जानिए, ये 1910 में शुरू हुआ था। और यह जो है अहरार आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था तो ये भी जानिए, यह जो है अलीगढ़ आंदोलन की जो नीतियाँ थी, जो अंग्रेज़ सरकार की कह सकते जो लॉयलिस्ट पॉलिसीज़ ये अपनाते थे, मतलब अंग्रेज़ सरकार के साथ में रहते थे, तो उसके विरोध में अहरार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और 1910 में इसको जो है शुरू किया था किसने, तो मौलाना मोहम्मद अली ने। मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में, तो मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में, और साथ में इनके साथ में थे हकीम अजमल खान, मौलाना जफ़र अली। ये जो पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था यहीं से पूछा गया था, तो मौलाना जफ़र अली और मौलाना मजहरूलक, तो मौलाना मजहरूलक और साथ में जो हसन इमाम, ठीक है। तो इतने सारे सदस्य थे, आपको ध्यान रखना है, जो इससे जुड़े हुए थे अहरार आंदोलन से। और पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से कौन कौन, यही सेम प्रश्न ऐसा ही कुछ आया था, और वहाँ पे जो एक से मतलब उसमें जुड़े हुए लोग थे। बाकी आपको इस प्रश्न का क्लियर हो गया होगा, अहरार आंदोलन हसन इमाम इससे जुड़े हुए थे, और स्थापना किसने की थी, तो मौलाना मोहम्मद अली ने। अगले प्रश्न पे आते हैं, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो यह विद्रोह हुआ था सिंगापुर में। तो ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में। कहाँ पे हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को ध्यान रखिएगा। और किसने स्थापना की थी, तो लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाकना ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गदर पार्टी भी थी, और गदर नाम से ये उर्दू अखबार भी चलाते थे, तो गदर अखबार भी यही चलाते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण था, और ये यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। और इसी से प्रभावित होकर जो है चिश्ती खान और डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह कर दिया था। अब आते हैं आगे वाले प्रश्न पर। फिर अगला प्रश्न है, प्रमाणिक पोषक इकाई निम्नलिखित में से किसकी मापन इकाई है। तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। प्रमाणिक पोषक इकाई को हम जो है स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल यूनिट बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल यूनिट। और ये प्रश्न आपको देखना जरूरी है, हो सकता है रिपीट हो जाए, और रिपीट हो जाएगा तो आपका ही फायदा रहेगा। तो यह जो है अगर हम बात करें तो किसकी मापन इकाई, तो भूमि की वहन क्षमता की ये मापन इकाई है, जिसको हम लैंड कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो लैंड कैपेबिलिटी को ये दर्शाता है, स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल यूनिट लैंड कैपेबिलिटी या भूमि की वहन क्षमता को यह दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो घास के मैदान, झाड़ झंकाड़, वन बंजर भूमि, ये सब जो है अवर्गीकृत वनों के बीच में आते हैं, जिनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता। ये अनक्लासिफाइड होते हैं, इनको जो है कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो संरक्षित वन जानते हैं आप, सुरक्षित वन और संरक्षित वन जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, जैसे नेशनल पार्क वगैरह के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो यह हमारा जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दामोदर घाटी परियोजना, और दामोदर घाटी परियोजना 1948 में स्टार्ट हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, दामोदर वैली जो है प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1948 में, और झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में यह स्थित है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। मिट्टी का निर्माण जो है बेदरिंग प्रोसेस होता है, जिसको हम अपक्षयण बोलते हैं। तो अपक्षय, और जिसको इंग्लिश में बेदरिंग बोला जाता है। एनसीईआरटी से सिंपल सा प्रश्न लिया गया है, तो बेदरिंग, जिसको अपक्षय भी बोला जाता है। तो इस प्रक्रिया से जो है मृदा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यह भी प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है, और सिंपल सा प्रश्न है एनसीईआरटी से। तो मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पे बनता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। और यदि जे जूल है, सी कूलम है, ए एम्पेयर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो विभवांतर होता है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसकी एसआई यूनिट जूल पर कूलम भी होती है, और साथ में वोल्ट भी होती है। और तो इस प्रकार जो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं।
गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो अगर हम बात करें तो गंगा नदी के जो दक्षिणी किनारे पर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पे सोन नदी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और गंगा के जो है बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके भूगोल एनसीईआरटी में कराए गए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो पनामा नहर जो है आपका अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और ये पनामा जो नहर है, ये पनामा, इस पे जो अधिकार है, पनामा नाम का एक जो है एक छोटा सा देश है, उसी का अधिकार है पनामा नहर पर। और ये अटलांटिक महासागर को, एक तरफ प्रशांत महासागर को और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। स्वेज नहर, ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर, ठीक, 1869 में बनकर तैयार हुआ था। और स्वेज नहर अगर एक तरफ बात करें तो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, एक तरफ भूमध्य सागर है और एक तरफ लाल सागर है, ठीक, और बीच में स्वेज नहर। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। फिर अगला है प्रश्न कि भारत में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है दीघा, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए, इसीलिए यहाँ पे इस प्रश्न को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं कि यंग इंडिया पत्रिका का जो संपादन किसने किया था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन इनका पहला था। तो ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन सब हमने जो क्लास में डिस्कस किया है। और इंडियन ओपिनियन, इसके अलावा जो हरिजन नाम से भी इनका चलता था, ठीक है। और इसके अलावा और भी हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, 2 और भी हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप जानते हैं। और श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो ये न्यू इंडिया पत्रिका थी इनकी, और साथ में कॉमनवेल्थ, ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ श्रीमती एनी बेसेंट की थी। और महात्मा गांधी का यंग इंडिया यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो साम्यवादी विचारधारा है, अगर उस पर हम देखते हैं तो उसका जो कोई वैसा डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साम्यवादी विचारधारा, ठीक है, इसका कोई संबंध नहीं माना जाएगा। गांधीवादी विचारधारा का था, उदारवादी विचारधारा का भी था, ठीक है, उदारवादी कांग्रेस का धड़ा था, लेकिन साम्यवादी जैसा कोई हम फेज नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? तो जो आपका लकड़ी है वो जैव निम्नीकरण हो सकता है, रुई भी हो सकता है, लेकिन एल्युमिनियम पन्नी जो है ये जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो एल्युमिनियम पन्नी जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है, किसके मामले में करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, हृदय केवल अशुद्ध रक्त का पंप करता है, यह सार्क के मामले में ऐसा पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रश्न रिपीट हो जाए, और इसीलिए जो मैं आपसे कह रहा था काफ़ी जो है मतलब एक कठिन प्रश्न बनाए गए थे इसमें। और लार का प्रमुख कार्य है, तो जो लार होती, सलाइवा होती है, उसका कार्य क्या होता है? तो स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 42 का आपका बी। तो ध्यान रखिएगा, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, और जो पाया जाता है लार में हमारे, उसको बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेज। ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो एंजाइम पाया जाता है तो सेलेवरी एमाइलेज, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया। उसका कार्य क्या होता है? तो स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। और आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण जो है किसके वजह से होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, और चूंकि पूछा गया, कराया गया है, तो इसलिए यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। फिर है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। तो यह एनसीईआरटी में दिया गया है, सिंपल प्रश्न है। और पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है उसको हम कार्पेल बोलते हैं। और डिटेल में आप जो है 7th 8th एनसीईआरटी कहीं भी आप देख लीजिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, एक जो हिमानी होता है, ग्लेशियर होता है, उसका आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं पिघलता है, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक में कमी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा आंसर, आधार पर दाब अधिक होने के कारण गलनांक में कमी होती है। और यह पाया भी गया है कि जो है, जो उसका पीक होता है, चोटी होती है, वहाँ पर नहीं गलता, लेकिन जो आधार होता है वहाँ से जो है कह सकते हैं मेल्ट होता है,
तो इसका कारण ये हो जाएगा कि आधार पर दाब अधिक होता है और गलनांक में कमी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जब एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जो उभयचर जिनको बोलते हैं, वो जो है फेफड़े और त्वचा दोनों से ये सांस ले सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और उभयचर आप जानते ही हैं, तो उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो गिल्स से कौन लेती है, तो मछलियाँ लेती हैं। मछलियाँ जो है गिल्स से ये इनका प्रोसेस सारा चलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आपके यहाँ पे जो प्रश्न है, तो आपके जो प्रश्न है ये समाप्त होते हैं यहाँ से। और आगे हम जो है आपके TRE 1 में जो आपका 9th-10th का पेपर हुआ था, वहाँ के जो GS पार्ट सेकंड के प्रश्न है वो हम लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल से जो साथी नहीं जुड़े हैं, वो आप लोग भी जो है सहयोग दीजिए। और हम अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो मैक्सिमम प्रश्न आपको फंसा पाएँ आपके लिए। और हमारे चैनल पे आपको जो है BPSC TRE 2000 PIQs की आपको जो है श्रृंखला पूरी मिल जाएगी, जिसमें BPSC TRE में मैक्सिमम जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी रखे गए हैं। और साथ में जो है मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। और अगर हम बात करें तो इसके अलावा GS पार्ट सेकंड की भी जो अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है आपकी सहूलियत के लिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।